हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है अपनी क्लास नंबर 5th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, जिसके अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आईआईटी नीट बोर्ड एग्जाम एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखें, चार्ज जो है इसके पास मेनली जो है वो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है एडिटिविटी ऑफ चार्ज और थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मीन क्या है, ध्यान से देखना, देखो सुनना भी। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज लेके आना हो तो अपन स्टार्टिंग से चलते हैं, एक बार वापस देखें, स्टार्टिंग से चलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी याद हो तो साइंटिस्ट था थेल्स, है ना, और थेल्स ने बोला था कि भाई एक सब्सटेंस है एम्बर, इस एम्बर को वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करोगे तो रबिंग की वजह से एम्बर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसी क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये और लाइट ऑब्जेक्ट्स को, लाइट पार्टिकल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि एम्बर को ग्रीक वर्ड में, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसी वर्ड से जनरेट हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लाना हो तो क्या बोल रहा है थेल्स भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर दो, रब कर दो, रब, है ना। तो रबिंग से क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जस्ट इसी को फॉलो किया था, आपकी याद हो तो, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला था, क्या कि एम्बर के अलावा भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे तो उनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और कैसे, इसका जो एक्सपेरिमेंट था आपकी याद हो तो, ग्लास रोड को और सिल्क के साथ, और प्लास्टिक रोड और इसको कैट स्किन के साथ रब किया था। रबिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। और हमने इनके रिजल्ट में देखा था कि जितना चार्ज ग्लास रोड पे आता है उतना ही चार्ज सिल्क पे आता है। मतलब मैग्नीट्यूड में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, पर नेचर जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है, यानी इससे प्लस और इससे माइनस। और दोनों को वापस हम टच करवा देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये बात बोली थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन दोनों के इन बातों से हमने एक कंक्लूजन निकाला था, आपकी याद हो तो, क्या कि रबिंग की वजह से, है ना, रबिंग का मतलब किस चीज से है, फ्रिक्शन की वजह से, और क्या प्रोड्यूस होता है भाई, चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक चीज और, तो चार्ज है उसे प्रोड्यूस करने के 3 तरीके थे, जिसमें फर्स्ट था फ्रिक्शन, सेकंड था अपना कंडक्शन या कॉन्टैक्ट, और थर्ड था अपना इंडक्शन यानी विदाउट कॉन्टैक्ट। ये 3 तरीके पढ़े थे। इन सब को पढ़ने के बाद हमें एक पता चल गई कि इन 3 तरीकों से, एक बात हमें भी पता चली कि इन 3 तरीकों से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, देखो मैं कह रहा हूं प्रोड्यूस करना, है ना, मैं यहां ये नहीं कह रहा कि आप चार्ज को बना सकते हो। ये जो अपनी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसे आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि चार्ज को आप क्या नहीं कर सकते, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, और चार्ज को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चार्ज को आप क्या नहीं कर सकते भाई, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज केवल क्या हो सकता है भाई, ट्रांसफर्ड, यानी ट्रांसफर हो सकता है भाई। चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज है
तो उसे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप भेज सकते हो, लेकिन आप चार्ज को, नया चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, और नया चार्ज क्या नहीं कर सकते आप, नया बना हुआ चार्ज है उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नया चार्ज बना नहीं सकते और बने हुए चार्ज को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बस आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसे ट्रांसफर कर सकते हो। इन तीनों मेथड में भी अपन ने यही किया था। अपन देखें तो देखो यहाँ पे आपकी याद हो तो ध्यान से थोड़ा सा देखना आप, कि देखो कि जब ऑब्जेक्ट ए को और बी के साथ अपन ने रब किया था, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर आ रहा था उतना ही नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर आ रहा था। अगर पहले की बात करें तो पहले इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज ध्यान से देखना भी, टोटल चार्ज, पहले दोनों ही न्यूट्रल थे, टोटल चार्ज कितना था, 0। और बाद में भी जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, अब देखो ए पे अगर +3 आया है तो बी पे -3 आया है, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज है उसे ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन लिखनी होगी तो अपन क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे, द टोटल चार्ज on an isolated सिस्टम का मतलब बहुत सारी बॉडी जिसके अंदर प्रेजेंट हो, बहुत सारे पार्टिकल्स जिसके अंदर प्रेजेंट हो। एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। देखो क्या लिखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। मतलब क्या है, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज always कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हम कर क्या सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो इट कैन only be transferred from one object to another। मतलब चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये जो है ये क्या है अपना, ये है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है, तो बिल्कुल हो चुका है। देखो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, इसके अगर डिस्कवरर की बात करें, तो वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद नाम आया भी, देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपने पहले ही पढ़ा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो किससे रिलेटेड थे, टाइप्स ऑफ चार्ज से। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो इसके डिस्कवरर हैं। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, ध्यान सुनना भी, देखो कि जब आप ग्लास रोड को, ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो, देखो जब आप ग्लास रोड को और सिल के साथ रब करते हो, तो रबिंग से पहले इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है, और रबिंग के बाद, रब करने के बाद ग्लास रोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो
सिल्क पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। जैसे इसमें 2 कूलम रहा है तो इसमें -2 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग नेट चार्ज, टोटल चार्ज की बात है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका +Q और इसका -Q, टोटल कितना हो गया, 0। यानी रबिंग से पहले, है ना, बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, नेट चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसके डिस्कवरर कौन थे, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, और इन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जब मैंने इन दोनों को रब किया तो पहले, रबिंग से पहले इनके ऊपर टोटल चार्ज 0 था, और रबिंग के बाद भी इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है उसका कोई एक एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो, तो ध्यान से देखना। अब एक न्यूट्रॉन की अगर बात करें, जब एक न्यूट्रॉन और कन्वर्ट हो किसमें, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, जब एक न्यूट्रॉन और किसमें कन्वर्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो, तो देखो न्यूट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज जो कितना है वो कितना है, 0 है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है कितना होता है, 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, इनका जो नेट चार्ज है वो कितना है, भाई वो 0 है। दोनों को जब ऐड करोगे टोटल चार्ज कितना आएगा, 0। तो देखो ट्रांसफॉर्म होने से पहले भी टोटल चार्ज 0 था, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनने के बाद में भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है। आप देख सकते हो -1.6 और ये +1.6। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है तो वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रॉन। और देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0 है, और न्यूट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। इसका मतलब ना तो हमने चार्ज क्रिएट किया है और ना ही हमने चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। बात समझ में आ गई। तो देखो ट्रांसफॉर्म होने से, यानी बनने से पहले भी चार्ज 0 था, और इन दोनों के बनने के बाद टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो ये प्रॉपर्टी थी अपनी कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से सुन लें, क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब चलते हैं देखो सेकंड प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिए क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो एडिटिविटी वर्ड जो है वो एडिशन से बना है, यानी हमें चार्ज का क्या करना है, एडिशन करना है, चार्ज को हमें ऐड करना है। तो ध्यान से देखना भी आप, देखो फिजिक्स के अंदर जो एडिशन है, एडिशन यानी दो क्वांटिटी को जो ऐड करना है, एडिशन जो है वो दो टाइप का होता है, दो टाइप का। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, और सेकंड जिसे हम बोलते हैं स्केलर, स्केलर या फिर मैथमेटिकल, मैथमेटिकल या फिर हम बोलते हैं इसे एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक। तो देखो एडिशन जो है वो फिजिक्स में क्योंकि दो टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है स्केलर एडिशन। अच्छा फिजिक्स में ये एडिशन दो टाइप के कैसे हैं, तो ध्यान सुना, देखो ध्यान से देखना भी। देखो फिजिक्स जो है वो ये बोल रही है कि जब भी आपको दो क्वांटिटी को ऐड करना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो क्वांटिटी है वो कैसी है, वो कैसी है। अगर जो क्वांटिटी है जिन्हें आपको ऐड करना है वो जो क्वांटिटी है वो कैसी है, वो वेक्टर है। कैसी है भाई, वेक्टर है, वेक्टर। तो फिर उनका जो एडिशन होगा, उनका जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा, उनका एडिशन होगा वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर सम होगा। ठीक, लेकिन अगर जो क्वांटिटी है वो कैसी है, अगर वो स्केलर है, स्केलर, ठीक है, यानी केवल उसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है भाई, डायरेक्शन नहीं है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। तो देखो मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड है तो फिर इसे बोलते हैं अपन कौन सा एडिशन, इसे बोलते हैं अपन मैथमेटिकल बोल दो, इसे आप स्केलर बोल दो, इसे आप एल्जेब्रिक बोल दो। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन होगा वेक्टर, और स्केलर है तो जो होगा वो मैथमेटिकल या स्केलर या फिर कौन सा एल्जेब्रिक। ठीक है, अच्छा अब देखना, देखो एल्जेब्रिक जो एडिशन है या मैथमेटिकल एडिशन है ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि जो सिंपली
है ना। सिंपली जो हम मैथ में ऐड करते हैं, मैथ में जो एडिशन करते हैं, मैथ में एडिशन करते हैं, मतलब अगर कोई क्वांटिटी प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो, बस उनको ऐड कर दो। जैसे मैथ में ऐड करते हैं भाई, जैसे 2 + 2 4 हो गया, तो मैथ में हम एडिशन यही पढ़ते हैं, तो आराम से उसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपल मैथ की तरह क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जैसे आपको ये कह दे 5 + -2 इसे ऐड करो, तो ये माइनस, ये प्लस नहीं होंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली जैसे मैथ में एडिशन करते हो वैसे एडिशन कर लोगे। लेकिन अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो फिर वेक्टर सम होगा, और जो वेक्टर सम है वो थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखो, देखो वेक्टर सम क्या बोलता है, जैसे सिंपल मैथ में 2 + 2 4 होता है, वैसे ही वेक्टर के अंदर अगर आप सेम चीज करना चाहोगे, 2 + 2 मैं 4 कर दूं, तो 2 + 2 कभी भी 4 नहीं होगा। मतलब क्या है वो, मतलब समझे, देखो 2 + 2 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 जो है वो √8 भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। इसका मतलब वेक्टर में आप सिंपल से मैथ में एडिशन करते हो वैसे एडिशन नहीं करना है, वेक्टर के अलग से क्या है, रूल है। आपने 11th क्लास में बेसिक नॉलेज में ये पढ़ा था कि दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के, और देखो बहुत सारे तरीके हैं उसमें। देखो फर्स्ट था मैथमेटिकल मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रहता है मैथमेटिकल मेथड, इसे कैलकुलेटेड भी बोलते हैं ना, तो मैथमेटिकल मेथड। और सेकंड जो होता है वो होता है कंपोनेंट मेथड। 12th क्लास की फिजिक्स में जनरली अपन यही काम में लेंगे, या तो कंपोनेंट या फिर मैथमेटिकल। अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है, देखो मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास का बेस बता रहा हूं, उसके बाद अपन अपने एडिटिविटी ऑफ चार्ज पे आएंगे। ध्यान से देखें, तो मैथमेटिकल मेथड क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी, और इन्हें अगर आपको ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड मत करना, इन्हें ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये तो दो वेक्टर को ऐड करना है तो ऐसे ऐड करो, लेकिन इस फॉर्मूले से केवल वैल्यू ऐड होगी, केवल मैग्नीट्यूड ऐड होगा, यानी इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट निकलेगा केवल उसकी वैल्यू निकल के आएगी, उसकी डायरेक्शन निकल के नहीं आएगी। और डायरेक्शन निकालनी है तो देखो एक तो फॉर्मूला होता है tan α = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, या तो ये लगा सकते हो, या फिर देखो आपकी याद हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, इन दोनों से पैरेललोग्राम क्रिएट कर लो, फिर यहां से इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो डायगोनल जाएगा ना, वो ही किसको बताता है, वो बताता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन को। तो ध्यान से देखो, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना हो तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक मैथमेटिकल और एक कंपोनेंट। मैं पहले मैथमेटिकल की बात कर रहा हूं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है तो देखो वैल्यू अलग तरीके से ऐड होगी, डायरेक्शन अलग तरीके से निकल के आएगी। तो देखो इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू तो निकलेगी इससे, √a² b² 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन निकालनी है तो आप कौन सा लो काम में लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट क्या बोलता है, कंपोनेंट मेथड कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे सपोज करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे हो सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया a cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आया a sin थीटा। तो इस तरीके से आप a की क्या कर लो, कंपोनेंट कर लो। सिमिलरली b के भी क्या कर लो, b के भी दो कंपोनेंट कर लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे मान लो फर्स्ट आया b cos थीटा, फिर आया b sin थीटा। अच्छा आप देखना, कहता है कंपोनेंट मेथड की वेक्टर ए और बी को ऐड करना हो तो पहले इनके कंपोनेंट कर लो, और फिर उन कंपोनेंट को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। वहीं से आपको वैल्यू मिलेगी और वहीं से आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वांटिटी को जो ऐड करना है, क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले देखो वेक्टर और स्केलर। वेक्टर देखोगे, अगर वेक्टर है तो दो तरीके से सम करो, एक मैथमेटिकल से, एक कंपोनेंट से। मैथमेटिकल क्या कहता है कि वैल्यू ऐड निकालनी है, वैल्यू को ऐड करना है तो इस फॉर्मूले से ऐड कर लो, डायरेक्शन निकालनी है तो पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लो। और कंपोनेंट मेथड करता है ए और बी के क्या कर लो, दो टुकड़े कर लो, दो कंपोनेंट कर लो, फिर उन कंपोनेंट को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, और अगर स्केलर है, स्केलर में सिंपल मैथ में जैसे एडिशन करते हो वैसे एडिशन करना है। समझ में आई बात। अब चलते हैं टॉपिक पे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो क्या कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ध्यान से देखना अभी। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि हमें चार्ज को और क्या करना है, ऐड करना है। बहुत सारे चार्ज देखे हैं, उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो
सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, तो चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है, इसलिए वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम नहीं होगा, कौन सा होगा, स्केलर। सिंपल मैथ की तरह, सिंपल मैथ की तरह उसका क्या होगा, सम होगा। तो देखो ध्यान से देखना, लेट अस सपोज ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर ये बहुत सारे चार्ज है, देखो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन लास्ट Qn, ये बहुत सारे चार्ज हैं। अब वो कह रहा है कि इस सिस्टम का और टोटल चार्ज निकाल के बताओ। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज, ध्यान से देखना अभी, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, क्यू नेट से लिख देता हूं, वो कितना होगा। तो आप सिंपल मैथ में जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड करो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल मैथ में कैसे ऐड करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट वाला Q और N। बात समझ में आई आपकी। तो यहां पे मैंने ये कौन सा एडिशन किया है, एल्जेब्रिक या फिर स्केलर या फिर मैथमेटिकल एडिशन। तो क्या बोलता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ध्यान से देखना आप, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is equal to algebraic sum of all charges, present in it। इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब का कौन सा सम कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेट या टोटल चार्ज आ जाएगा, यानी वो कंबाइंड हो जाएगा, टोटल उसका चार्ज निकल के आ जाएगा। तो क्या बोलती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, देखो द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन इट, दैट इज Q net is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus that और Qn। बात समझ में आ गई आपकी। आपको क्या करना है, सिंपल मैथ की तरह क्या करना है, एडिशन करना है। देखें अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, एक एग्जांपल ध्यान से देखना, जैसे ये एक सिस्टम है भाई, ये एक सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम में एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 8 कूलोम, एक चार्ज है Q2 और इसकी वैल्यू है जैसे मान लो 3 कूलोम, एक चार्ज है Q3 इसकी वैल्यू -4 कूलोम, एक चार्ज है Q4 इसकी वैल्यू है 10 कूलोम और एक चार्ज है Q5 इसकी वैल्यू है -8 कूलोम और एक चार्ज है Q6 और इसकी वैल्यू है 2 कूलोम, ठीक। आपको यह बताना है कि इस सिस्टम का नेट यानी टोटल चार्ज Q नेट कितना है, ठीक है, ठीक है। तो आप सब इसका आंसर निकाल के और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका जो नेट चार्ज है वो कितना है, ठीक है। तो ये थी अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो हमें ये बताती है टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज का क्या कर दो, जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उनका क्या कर दो आप, एल्जेब्रिक सम कर दो। और एल्जेब्रिक सम ही क्यों कर दो, क्योंकि चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब चलते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ध्यान सुने हुए देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, सबसे पहले अगर इसके थोड़े बेसिक मीन की बात करें, ध्यान सुनना, देखो तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है इसे सजेस्ट किसने किया था, सजेस्ट, तो इसे सजेस्ट किया था फेराडे ने, किसने भाई, फेराडे ने। और कैसे, तो एक्सपेरिमेंटल लॉ थे, एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले
क्या कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसी सजेस्ट किसने किया था, सजेस्ट किसने बताया कि आप इस तरीके से क्वांटाइजेशन वाली चीज है ना उसे आप डिस्कवर कर सकते हो। तो देखो इसे सजेस्ट तो किया था किसने, फेराडे ने, और किसकी हेल्प से, एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंटली, डिमॉन्स्ट्रेटेड, तो डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट ए मिलिगन। रॉबर्ट ए मिलिगन ने क्या किया था, इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इसे डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंट था कौन सा, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू चार्ज। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है आपको इसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो सजेस्ट किया था फेराडे ने, और किसकी हेल्प से, एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, डिमॉन्स्ट्रेट किया था रॉबर्ट ए मिलिगन ने, और किसकी हेल्प से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ठीक है। अब देखो क्या होता है क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले अपन वर्ड देखते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन देखो, ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ये मिलके बना है क्वांटा से, क्वांटा। क्वांटा बोले तो एक हम बात कर सकते हैं क्वांटा या फोटोन, उस हिसाब से एक पार्टिकल की, है ना, एक पार्टिकल बोल सकता हूं मैं, या फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी बोल सकता हूं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी। क्वांटा वर्ड बना क्वांटिटी से, तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी मीन क्या हुआ कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है वो हमें यह बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो किस फॉर्म में रहेगा, एक फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में। अब इसका मतलब सुनो, देखो इसका मतलब देखना, देखो ध्यान से देखना कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर इसके ऊपर चार्ज है तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी, या तो एक वो फिक्स्ड क्वांटिटी है या फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में है। वो फिक्स्ड क्वांटिटी की क्या है, किस भी चीज में है, वो फॉर्म में है, उसके मल्टीपल में हो सकता है। या अगर आपको इसके ऊपर चार्ज को कम करना है, यानी इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, कम ज्यादा करना है, तो वो भी किसकी फॉर्म में होगा, वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में होगा। अब जनरली देखो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि डेफिनेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में, चार्ज को आप इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो वो भी किसकी फॉर्म में, फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में ही होगा। अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना, देखो ढंग से समझना। देखो क्या, जैसे देखो, जैसे मान लो कि आप मार्केट के अंदर, एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं, मान के चलो आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपने बोला कि भाई मेरे को चीनी दे दो। अब ध्यान से देखना, देखो जैसे मान लो ये कोई है ना बैग वगैरह कोई थैला वगैरह आप लेके गए और आपने कहा मेरे को चीनी दे दो, तो अगले ने बोला कि कितनी चीनी मैं तेरे को दूं, तो आपने कहा मेरे को आधी किलो चीनी दे दो, आधी किलो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये आपको आधी किलो चीनी आपके बैग में डाल दी, ये देखो, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये उस चीनी के दाने हैं, छोटे 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 पीस है चीनी, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात ये बताना कि इस थैले के अंदर जो चीनी है ना, वो किस फॉर्म में है, तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर मैं आपको कहूं कि उस फिक्स्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करो, तो आप क्या कहोगे, ध्यान से देखना। देखो जैसे आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, आप कहोगे इसमें 16 पीसेज हैं, 16 है ना, आप ये कह सकते हो इसके अंदर दाने हैं, किसके, चीनी के। तो छोटे छोटे दाने कितने हैं भाई, टोटल 16 है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को आधा दाना और दे दो, आधा दाना? बिल्कुल भी नहीं, आप आधा दाना कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप आधा दाना अगले से मांग नहीं सकते। अगला क्या कहेगा, भाई दाना आएगा तो पूरा आएगा, पूरा, आधा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक दाना जो है वो पूरा का पूरा निकल के आएगा, आधा दाना नहीं आएगा, एक चौथाई नहीं आएगा, है ना, और या फिर 3/4 पार्ट नहीं आएगा। हमेशा कितना आएगा, हमेशा एक ही दाना आएगा, एक से कम आ ही नहीं सकता, एक दाना तो आएगा ही आएगा।
तो अगला क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो दाना है वो फिक्स है, एक जो दाना है वो क्या है, फिक्स है। अब आप उस दाने को कैसे कैसे ले सकते हो, आप एक दाना ले सकते हो, दो दाना ले सकते हो, तीन दाना ले सकते हो, चार दाना ले सकते हो, पांच दाना ले सकते हो, छह ले सकते हो। यानी मिनिमम जो है वो आपको एक दाना लेना ही लेना पड़ेगा। यानी जो एक दाना हो गया वो क्या हो गया, वो फिक्स हो गया। बात समझ में आई? एक दाना क्या हो गया, फिक्स हो गया, आप इसे आधा नहीं कर सकते। अब सीधी सी बात ये हो गई, इस बैग में जो चीनी आएगी वो कितनी आ सकती है, आप मेरे को ये बताओ। या तो वो एक दाना होगा, एक दाना होगा, फिक्स हो गया ना, वो फिक्स हो गया ना, या तो एक दाना होगा, या फिर दो दाने हो सकते हैं, तीन दाने हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, 9, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स अमाउंट है वो है एक दाना। एक दाना है वो फिक्स है, उससे छोटा हो नहीं सकता। उसी की फॉर्म में आप कितने भी ले सकते हो, यानी उसी की जैसे आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन लेकिन एक जो है वो आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। यानी यहां से हमें ये पता चला कि यहां पे जो ये दाना है ये फिक्स है, ये एक पार्टिकल है, ये क्वांटिटी क्या हो गई, फिक्स हो गई, फिक्स हो गई। इसका मतलब इस बैग के अंदर जो चीनी आएगी वो कैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी भाई, क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो वो जो चीनी है वो कैसी रहेगी भाई, क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, वो फिक्स रहेगी, वो फिक्स रहेगी। अच्छा, अब इसका एक ये मीन भी निकलता है, अगर हमें चीनी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो भी फिक्स है। तो भी फिक्स क्या है, देखिए कैसे। जैसे मान लो कि इसके अंदर आपने और ना 5000 है ना पीसेज चीनी के डलवा लिए, आधी किलो आ गई, मान लो 5000 पीसेज आ गए, ठीक है। अब आप एक बताओ कि अगर अगर आपको और चीनी डलवानी है तो भी वो फिक्स्ड अमाउंट में ही आएगी। यानी कैसे, जैसे मान लो एक दाना, दो दाना, क्या ऐसे आ सकता है 2.5 दाना, यानी दो तो पूरे, आधा आधा तो आ ही नहीं सकता। एक जो है वो तो क्या है, फिक्स्ड है। आपको मिनिमम एक दाना तो लेना ही लेना पड़ेगा, यानी फिक्स कर दिया। और जहां पे भी क्वांटिटी फिक्स रहती है तो ये वर्ड जरूर आता है क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड। फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जो हमेशा क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। जैसे एंगुलर मोमेंटम, रदरफोर्ड और नील्स बोर का जो मॉडल पढ़ेंगे वहां नील्स बोर मॉडल में आएगा कि एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। बात समझ में आ रही है आपकी? क्या इस बैग के अंदर अगर चीनी मिनिमम आ सकती है तो वो तो आ सकती है एक, और मैक्सिमम की देखें तो बहुत सारी आ सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर चीनी की बात करें, चीनी आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, इस दाने की फॉर्म में ही आएगी। यानी उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे कैसे क्या होंगे, बहुत सारे दाने होंगे। बात समझ में आई? अगर आप चीनी को कम ज्यादा भी करोगे, जैसे इसके अंदर से आपको चीनी कम करनी है तो ये नहीं कि आधा दाना बाहर निकाल ले, मिनिमम कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। बात समझ में आई? तो कम ज्यादा होगी तो भी दाने की फॉर्म में, है ना। और अगर चीनी आएगी इसके अंदर प्रेजेंट होगी तो भी किस फॉर्म में होगी, दाने की फॉर्म में ही होगी। बात समझ में आ गई? ये था क्या भाई, ये था क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड जो है वो क्वांटा या पार्टिकल या फिक्स्ड क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो क्या कहता है क्वांटाइजेशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज देखोगे आप तो जो चार्ज है वो किस फॉर्म में होगा, तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी वो होगी। अगर आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो हमेशा जो चार्ज है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में इंक्रीज होगा, फिक्स्ड क्वांटिटी की फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आई? अब जैसे आप ये मान लो कि जैसे मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए मेरे पास हैं, मेरे पास कैश 500 रुपए। अगर मेरे को पैसे कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, तो आप मेरे को ये बता सकते हो क्या एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है। देखो, एक रुपए से छोटा जो है ना पैसा है वो इस टाइम इंडिया में नहीं चलता है। तो अगर आपको ज्यादा करने हैं तो 500 से जैसे ज्यादा होगा तो 501 ही होगा या 502 ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि 500 तो पूरा आधा रुपया, आधा चलता ही नहीं। तो फिक्स्ड क्वांटिटी कितनी है, एक ले सकते हो। उस एक की जैसा ही दूसरा हो लिया हो तो दो हो जाएंगे, उस एक के जैसा ही तीसरा लिया होगा तो तीन हो जाएंगे। पर अगर आपने उस एक के जैसा अगर कोई दूसरा लाने की कोशिश की तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने एक एक रुपए के सिक्के डालने स्टार्ट किए 10 लेके आ गए तो 510 हो जाएंगे, 20 लेके आ गए तो 520 हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं लेके आ सकते कि 15 सिक्के तो पूरे लाए और एक आधा काट लाए। यानी अगर 500 पहले थे और 15 पूरे आ गए तो 515 हो गए, आधा और आ गया, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हमेशा फिक्स्ड अमाउंट। तो देखना मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं किसकी,
किसकी डेफिनेशन भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। आप ध्यान से सुनना भी, देखो देखो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो द चार्ज ऑन ए body, the charge on a body is always integral multiple of E। मैं समझाऊंगा इस डेफिनेशन को, ध्यान से देखना आप। द चार्ज ऑन एन the charge on a body is always integral multiple of E and can be increased or decreased in the form of E। अब देखो ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये वाली जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये क्वांटाइजेशन की है। मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करूंगा क्या, कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज होगा तो हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। देखो मैंने यहां क्या लिखा है, ई लिखा है मैंने, ई है ना। तो चार्ज होगा तो वो ई की फॉर्म में होगा। ई की फॉर्म का मतलब या तो ई होगा, और अगर ई के जैसे दूसरा आया तो 2e 3e 4e 5e 6e 7e, प्लस में भी और माइनस में भी। इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर नंबर, +1 -1 +2 -2, इस तरीके से तो यह होगा। और अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वो भी किस फॉर्म में होगा, वो भी ई की फॉर्म में ही होगा। बात समझ में आ रही है? चलो मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान सुना दो। देखो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए, और ये वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये है बी। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। और कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होने का रीजन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे जितने इसमें इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, अब ध्यान सुनना। लेट अस सपोज इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है। ठीक, और इसमें 500 इलेक्ट्रॉन है और 500 प्रोटॉन है। ठीक, ध्यान से समझना। देखो देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या इनके ऊपर चार्ज है, तो आप कहोगे चार्ज नहीं है। मैं वो चार्ज को क्रिएट करो, आप वो क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं क्या कहूंगा, चलो ट्रांसफर कर दो। तो आप अब चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे। आप मेरे को एक बात बताना, देखो ध्यान सुनना, जो चार्ज प्रोड्यूस होने का मेन रीजन क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो यहाँ पे चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिसके से चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा, इनके ऊपर चार्ज आएगा। तो कैसे आएगा, अब आप मेरे को बताना, अगर मैं यहां से और पार्टिकल को यहां भेजना स्टार्ट करूं तो मिनिमम कितनी अमाउंट में भेज सकता हूं, चार्ज की कितनी अमाउंट भेज सकता हूं। तो आप याद करो, हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते थे, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता था हम उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे छोटा पार्टिकल अभी फिलहाल अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। उससे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं। कौन से पार्टिकल बोलते हैं, क्वार्क पार्टिकल। लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, अभी के सिलेबस के हिसाब से हम अगर बात करें तो सबसे छोटा मिनिमम जो पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा देखना, यहां से मैं सबसे छोटा जो चार्ज भेज सकता हूं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या किया, यहां से और यहां ए पे एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया। बताओ एक इलेक्ट्रॉन के जाने से यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ये हो गया 101। और यहां जो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया, ये हो गया 499। अब आप बताना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ये तो हो गए 101 और प्रोटॉन रह गए 100। तो प्रोटॉन तो है प्लस का और इलेक्ट्रॉन है माइनस का। 100 - 101, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं रहा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसमें 100 प्रोटॉन से 100 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अगर यहां बात करें तो यहां हो गए 499 या हो गए 500, इसका मतलब एक प्रोटॉन रहेगा, तो एक प्रोटॉन चार्ज क्रिएट करेगा, तो यहां पे एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बनेगा।
अगर मैं यहां पूछूं एक वे कितना चार्ज आया तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां पूछूं तो प्रोटॉन रहा है तो 1.6 इंटू प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सही है। तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, लेकिन ध्यान से देखो जितना चार्ज इसके ऊपर आया उतना इसके ऊपर भी आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये पूछूं कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज आ सकता है तो मिनिमम कितना आ सकता है, तो यही है वो मिनिमम चार्ज, ये मिनिमम है, इससे छोटा चार्ज नहीं आ सकता। यानी ये वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये मिनिमम चार्ज जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर आ सकती है, इससे छोटा नहीं आ सकता। ये मैंने आज के लिए फिक्स कर दिया, ये फिक्स है भाई, इससे छोटा चार्ज नहीं आ सकता, इससे बड़ा आ जाएगा, इनसे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो देखो ध्यान से देखना, भी मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। देखो 1.6, अच्छा मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं यहां डेटा ले रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं, इससे छोटा यानी मैं डेटा की बात कर रहा हूं, ना कि प्लस माइनस की। आप प्लस माइनस से मत चले जाना, मैं यहां डेटा बोल रहा हूं। डेटा को देखो, इधर डेटा को देखो, इधर भी डेटा देखो, ये प्लस माइनस मत देखो, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पूछूं एक इलेक्ट्रॉन और भेज दूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा बचेंगे। देखो 100 की जगह अब ये कितने हो जाएंगे 102, ये कितना है 100, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 498, ये 500, तो यहां पे 2 प्रोटॉन रह जाएंगे, 2 प्रोटॉन। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो बताओ कितना चार्ज आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है मल्टीप्लाई बाय 2। इधर पूछूं एक प्रोटॉन का इतना होता है मल्टीप्लाई बाय 2। बात समझ में आई? ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 इंटू -1.6 10 टू द पावर -19, और इसमें 3 इंटू प्लस 1.6 10 टू द पावर -19। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 4 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है। आप मेरे को इन डेटा को देख के मेरे को ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। इन दोनों डेटा को देख के ये बताओ क्या दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ चार्ज आ रहा है? बिल्कुल एक साथ चार्ज आ रहा है। आप ये बताओ इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उनमें क्या चीज कॉमन है? ध्यान से देखना। देखो आप कहोगे सर जो पहले वाला डेटा था, पहले वाला, उसमें ये कॉमन था 1.6 × 10 to the power -19, इसमें 1.6 × 10 to the power -19, ये कॉमन था। मैं कहूं दूसरे में आप कहोगे इसमें भी सर ये चीज देखो कॉमन थी 1.6 × 10 to the power -19, 1.6 × 10 to the power -19, इसमें भी ये चीज थी, इसमें भी ये चीज थी। बात समझ में आ रही है आपकी? दोनों में ये चीज क्या है, हमेशा के लिए क्या है, कॉमन है। तो मैं कहूंगा फिर बदल क्या रहा है? तो आप कहोगे कि सर देखो पहले यहां इसे मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। इधर भी मल्टीप्लाई बाय 1 ले सकते हैं, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान सुना भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज आएगा तो फिक्स्ड क्वांटिटी कौन सी है? तो फिक्स्ड क्वांटिटी है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या है? ये फिक्स है। चाहे इधर वालों में देखो चाहे उधर वालों में देखो, दोनों में फिक्स होनी चाहिए। ये माइनस फिक्स नहीं है, देखो माइनस इधर वालों माइनस है, उधर वालों में प्लस है। लेकिन मैं अगर दोनों में कॉमन निकालूं तो चाहे आप कैसा भी डेटा ले लें, चाहे कैसा भी चार्ज लेके आए दोनों के ऊपर, ये चीज तो क्या आएगी, ये चीज क्या हो गई, ये फिक्स है, ये आएगी ही आएगी। अच्छा ये तो आएगी। इसके अलावा इसकी फॉर्म हो सकती है, मैं कहूं इसकी फॉर्म का मतलब क्या है, यानी ये एक बार आ सकता है, ये 2 बार आ सकता है, ये 3 बार आ सकता है, ये 4 बार आ सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी एक चीज है वो फिक्स है ना, बाद में उसकी फॉर्म बनना यानी उसी की जैसी दूसरी फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक चीज है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई दीवार बनानी है तो ईंट फिक्स है, ईंट लगानी ही पड़ेगी, ईंट तो लगानी पड़ेगी। अब 1 ईंट लगाओगे, 2 ईंट लगाओगे, 3 ईंट लगाओगे, 4 ईंट लगाओगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 1.6 × 19 कूलम क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है कि नहीं? अरे बात समझ में आई? जैसे मैं कहता हूं आपको क्लासरूम के अंदर अगर बच्चा आएगा तो येलो कलर की टी शर्ट पहन के आएगा, तो मैंने येलो फिक्स कर दिया। क्या मैंने ये बोला कि एक बच्चा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा? मैंने केवल ये कहा है कि येलो कलर की क्या होनी चाहिए, टी शर्ट होनी चाहिए। तो चाहे 1 आओ, चाहे 2 आओ, चाहे 3 आओ, चाहे 4 आओ, येलो कलर की टी शर्ट पहन के आनी पड़ेगी, ये फिक्स हो गया। तो देखो चार्ज जब भी आएगा
इस फॉर्म में आएगा, ये चीज है, ये फिक्स है, ये तो आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये जो चीज मैंने फिक्स किया ना, देखो ये वाली चीज, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसी के जैसा होता है तो उसी से बनाया ई, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो अब देखो ध्यान सुना, इधर देखना सारे ध्यान सुनो, देखो सबकी नजर यहां देखना। अब मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ये 1e है, ये 2e है, ये 3e है, ये 4e है। इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं, इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये -e है, ये -2e है, ये -3e है और ये -4e है। चेक करो भाई, समझ में आ रही बात, ये बात समझ में आ गई आपकी। अच्छा अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी चार्ज आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, तो ई की फॉर्म में आएगा, ई की फॉर्म में। ई का मतलब 1.6 × 10⁻19। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने यही तो लिखा था, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का कौन सा मल्टीपल, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर नंबर, यानी प्लस और माइनस दोनों। तो देखो इस पे आ रहा है ई, इस पे आ रहा है -e, इस पे 2e, इस पे -2e, इस पे 3e, इस पे -3e, इस पे 4e, इस पे -4e। यानी e तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, e की फॉर्म में ही आ रहा है। e की फॉर्म का मतलब e मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कौन से नंबर, इंटीजर नंबर। समझ में आ गई। तो मिनिमम जो चार्ज आएगा वो तो -1.6 या +1 यानी ई की फॉर्म में आएगा। ई होगा वो मिनिमम चार्ज होगा, वो क्या होगा, ई होगा, वो तो फिक्स हो गया। अब उसकी फॉर्म बन सकती है, वो एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, कितनी बार भी आए। ठीक है, आगे देखो, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ ई। इंक्रीज होगा तो भी ई की फॉर्म में, डिक्रीज होगा तो भी ई की फॉर्म में। अब इसे समझना, देखो आप देखें ध्यान से। मान लो कि ई, इस बी के ऊपर पहले चार्ज था ई, ठीक है। अब मैं इसको, इस चार्ज को इंक्रीज करना है, इसे बढ़ाना है। तो आप देखना E के जस्ट बाद में जो चार्ज आता है वो कितना आता है, 2E। क्या 1.5E आ सकता है, 1.6E आ सकता है, 1.7E आ सकता है, 1.8E? नहीं, ये नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, देखिए कैसे। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था तो E आया। अब आप बताओ, क्या आप मेरे को ये कह सकते हो कि सर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, तो आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही नहीं। मैंने कहा सबसे छोटा और फिक्स जो मिनिमम अमाउंट है वो तो ई है। ई छोटा तो ले ही नहीं सकते, यानी आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 3 कर सकते हो, लेकिन आधा नहीं कर सकते। वो मिनिमम है, वो फिक्स है, ई से छोटा नहीं ले सकते। तो आप बताओ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले चार्ज आया ई, उसके जस्ट बाद में जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, वो 2E होगा। बीच का नंबर आ ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना चार्ज इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे 2E - E, तो कितना इंक्रीज हुआ, E इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो फिर ये 3E हो गया। अब कितना इंक्रीज हुआ, 3E, पहले कितना था E, तो कितना बचा, 2E। अगर 4 भेजे 4E हो गया, पहले E था अब 4E हो गया, तो 4E - E, ये कितना आया, 3। तो आप देखें बी पे तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वो भी किसकी फॉर्म में हो रहा है, ई की फॉर्म में हो रहा है। देखो कैसे, पहले ई था, ई से 2E हुआ तो कितना और ऐड हुआ, ई ऐड हुआ। ई से 3 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 2E। ई से 4E हुआ तो कितना ऐड हुआ, 3E। यानी अब भी जो चार्ज है वो किसकी फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, ई की फॉर्म में। और डिक्रीज होगा तो भी किसकी फॉर्म में होगा, ई की फॉर्म में ही होगा। यानी अगर आपको 4E से 3E करना है तो फिर ई माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, इधर भी आप चेक कर सकते हो, इधर वालों में भी आप यही सेम चीज लगा सकते हो। तो आई होप आपके समझ में आ गया क्या, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर होगी वो ई होगी, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, अलग अलग फॉर्म बन सकती है। हाफ ई, 1/4E, 3E/4 ये पॉसिबल नहीं है। मिनिमम जो है, मिनिमम चार्ज छोटे से छोटा, उस छोटा नहीं कर सकते, वो जो है वो कितना है, ई है। समझ में आई बात समझ में आई क्या आपके। तो अगर मैं आपको इसे और दूसरे तरीके से और थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, आप ध्यान सुना, देखो 2 बच्चे हैं भाई, दो बच्चे हैं, ये देखो
ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मिनिमम पैसे हो सकते हैं, मिनिमम पैसे जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 10। 10 से छोटा पैसा, 10 से छोटा रुपया चलता ही नहीं है। तो आप मेरे को गेस करके बता सकते हो क्या इस बच्चे ए और बी के पास कितने कितने रुपए हो सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, या तो 10 हो सकते हैं, 10 के बाद में 15 तो हो ही नहीं सकता, 17 तो हो ही नहीं सकता। मैं कहूंगा क्यों? क्योंकि मिनिमम कितना है? 10 है, उससे छोटा तो रुपया होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर इसके पास मिनिमम 10 रुपए हुए तो अगर इसके पास और पैसे भी आएंगे ना तो 10 का नोट ही आएगा। इसका मतलब 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। अगर और पैसे आएंगे तो 10 की फॉर्म में ही आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। और पैसे आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 40। बात समझ में आ रही है? अगर पैसे कम भी होंगे, यानी अगर कोई इस बच्चे से पैसे लेगा भी तो फिर वो 10 के नोट के रुपए में ही लेगा, तो 10 रुपए बाहर जाएंगे, 10 रुपए बाहर जाएंगे 30 हो जाएंगे, और बाहर जाएंगे 20 हो जाएंगे। यानी आते हैं तो 10 के रूप में, जाते हैं तो 10 की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? मिनिमम पैसा कितना था? 10। तो उस 10 को क्या बोलेंगे? वो 10 ही क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो आ सकती है और जा सकती है। अगर मैं यहां की बात करूं तो अपने चार्ज में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है? तो आप बोलोगे ई ही आ सकता है और ई ही जा सकता है। तो देखो क्या लिखा है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई और कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ ई। यानी प्लस माइनस होगा तो भी ई की फॉर्म में, और अगर किसी के ऊपर चार्ज होगा तो वो भी ई की फॉर्म में, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं इस क्वांटाइजेशन के मैथमेटिकल फॉर्म की, तो इस क्वांटाइजेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो होगा Q इज इक्वल टू और प्लस माइनस एनी। देखो ध्यान से देखना अभी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म मैंने बनाई है। क्या? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। देखो ध्यान सुनो अभी, क्वांटाइजेशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा तो किस फॉर्म में होगा? ई की फॉर्म में। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ये मैंने कैसे बनाया? ध्यान से देखना। देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आएगा? -1e, -2e, -3e, -4e एंड सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट में माइनस एनी। इस ऑब्जेक्ट में कैसा आएगा? e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, लास्ट चलता रहेगा, लास्ट में क्या? अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो Ne। यानी इस वाले ऑब्जेक्ट पे प्लस Ne आया, इस वाले ऑब्जेक्ट पे कैसा आया? माइनस Ne। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी चार्ज आएगा तो या तो वो किस फॉर्म में होगा? Ne यानी प्लस वाली फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में होगा? माइनस वाली में। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है प्लस माइनस एन ई। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर आपसे पूछ ले कि क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई का मतलब क्या है, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू प्लस एन ई लगाओ, और अगर नेगेटिव चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई लगाओ। बात समझ में आया? तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। जहां एन क्या है? एन है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है? ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जो ए से बी पे या बी से ए के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू इज इक्वल टू क्या लगाना है अभी? प्लस माइनस एन ई। प्लस एन ई कब लगाना है? जब पॉजिटिव चार्ज निकालना हो। माइनस एन ई कब लगाना है? जब नेगेटिव चार्ज निकालना हो। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, ध्यान से देखना। अगर आपको कहते हैं कि क्वांटाइजेशन को डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ ई वेयर ई। अब सुनना, देखो ये जो ई है ये क्या है? ध्यान से देखना, मैं यहां लिख देता हूं, वेयर ई इज नॉन एज या इज कॉल्ड, ध्यान से देखें, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है ई? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी बेसिक का मतलब यही वो मेन यूनिट है जो क्या हो सकती है? जो प्रोड्यूस हो सकती है, जो ट्रांसफर हो सकती है ना, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ सकती है। तो सबसे मेन या बेसिक यूनिट जो है वो कौन सी है? वो है ई। ई की फॉर्म में चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ये बेसिक हो गया, ये फिक्स हो गया, ये मेन हो गया। ठीक है। तो ई को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू कितनी होती है? अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलोम। ठीक है। तो देखो ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको फटाफट वापस रिवाइज कर देता हूं क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बेसिक मीन देखा था,
सजेस्ट किसने किया था? फेराडे ने। किसकी हेल्प से? एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। डिमोन्स्ट्रेटेड किया था किसने? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। और कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E and can be increased or decreased in the form of E, where E is called basic unit of charge and its value is 1.6 न्यूटन टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, ये होगी इसकी, है ना, डेफिनेशन। अच्छा, अब देखना, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें, तो इन मैथमेटिकली Q is equal to plus minus N, where Q is charge on an object, E is 1.6 × 10⁻19 कूलम, N is transferred electrons। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है? अगर प्लस एनी है, प्लस एनी, तो आपको ये पता होना चाहिए हम पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं, और माइनस एनी कब लगाना है? जब हमें कौन सा चार्ज निकालना हो? नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। इस क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चार्ज से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वांटाइजेशन से रिलेटेड, ध्यान से देखना। अभी देखो, सुनो, देखो, अपन ने बात की कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो अपन ने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इस फॉर्म में आएगा Q = Ne, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस फॉर्म में आएगा Q = -Ne। तो आज से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है Q = Ne या फिर Q = -Ne। एक साथ बोले तो Q = +-Ne। एग्जाम्पल देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 और 7, ठीक, इसके ऊपर चार्ज निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो टोटल चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो कितना है? 0 है। तो मैं पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो मैं कहूंगा एक काम करो, मेरे को ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें निकालना है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हम सबको पता है, तो हम ये देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। तो आप बोलोगे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूंगा नेगेटिव चार्ज निकालो। तो आप बोलोगे Q = -Ne लगा दो सर। जहां N है ना, N वो है इलेक्ट्रॉन, तो 7 और इंटू E की वैल्यू पुट करोगे, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप पूछो पॉजिटिव निकालो, तो फिर लगाओगे Q = +Ne। अब की बार जो N है ना, N वैसे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पर अगर अब की बार अपन N की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें कितने प्रोटॉन है? तो आप बोलोगे इसमें 7 ही प्रोटॉन है, तो ये आया 7 ही। देखो इसमें ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दोगे तो न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? तो नाइट्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है भाई? 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना, देखो सुनना भी सारे ध्यान से, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, आप इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज लेके आओ, 1 कूलम। ठीक, पहला क्वेश्चन आप कहोगे, क्योंकि सर आप हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोल रहे हो, पॉजिटिव 1 कैसा है भाई? 1 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज तो तब आएगा जब इसके अंदर से और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? डोनेट कर दे, डोनेट कर दे, तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमें -1 कूलम लाना होता, -1 कूलम चार्ज, तो आप क्या कहते? आप कहते इसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को और गेन करना पड़ेगा भाई, गेन करना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज आता है। हमें क्योंकि 1 कूलम चार्ज लेके आना है, ध्यान से देखना, तो आपने बोला कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? बाहर निकालने पड़ेंगे। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम चार्ज लाने के लिए हमें ये पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज प्लस में है तो Q = होता है Ne। Q = क्या होता है? Ne। ठीक है, Q चार्ज कितना है? 1,
एन क्या है, एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे यानी बाहर निकालने पड़ेंगे, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और कूलोम। यहां से एन, एन का मतलब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कितने बाहर निकालने पड़ेंगे, वो आएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी हमें यहां से क्या पता चल रहा है, हमें यहां से ये पता चल रहा है कि देखो ये पॉइंट को अगर मैं हटा के अप्रोक्स बात करूं तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन। देखो 10 टू द पावर 18 बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं 5 जीरो का मतलब होता है 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है लाख, 7 जीरो का मतलब करोड़, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ पे तो 18 जीरो है तो बहुत ज्यादा है। देखो मैं अगर पूछूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज लेके आना है, 1 कूलोम। देखो देखने में लग रहा है 1 कूलोम ही लाना है सर, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 18, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब देखो बोलने में तो ये आता है ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलोम लाना है सर, 1 कूलोम 2 मिनट में ले आऊंगा, ये वाली बात है जैसे बच्चे कहते हैं कि पापा 10 रुपए दे दो। मैं क्यों 10 रुपए तो मांग रहा हूं खाली, पर वो 10 रुपए लाने के लिए पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं वो नहीं दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही। वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज लेके आना है, 1 कूलोम। अब 1 बोलने में बहुत आसान है, लेकिन 1 लाने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलोम, जो बहुत ही क्या है, ज्यादा, बहुत ही बड़ा नंबर है। यानी ये जो काम आप कर रहे हो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा लेवल है, इसलिए इस लेवल को बोल सकते हैं अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। यानी इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर 1 कूलोम चार्ज, एक जो बोलने में छोटा लग रहा है वो एक बहुत ही बड़ा चार्ज है, बहुत ही बड़ा चार्ज है 1 कूलोम। इसलिए 1 कूलोम को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी बड़े लेवल का चार्ज है, छोटे लेवल का चार्ज नहीं है। अगर वही बात करें -1 कूलोम की, कि -1 कूलोम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो देखो माइनस है इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू माइनस एन। यहां पे Q की जगह कितना रख देंगे, -1, ये -n, और E की वैल्यू फिक्स होती है 10 टू द पावर -19, 1.6 10 टू द पावर -19। अब यहां से माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू वही आ जाएगी 6 इंटू अप्रोक्स कितनी आएगी, 6 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी इसमें भी सेम चीज करनी पड़ी। अब सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर 1 कूलोम चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 1 कूलोम चार्ज लाना है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 कूलोम चार्ज अगर आपको लेके आना है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, यानी या तो लेने पड़ेंगे या बाहर निकालने पड़ेंगे। तो कितने, 6 इंटू 10 टू द पावर 18, जो एक बड़ा लेवल है, इसलिए 1 कूलोम चार्ज को क्या बोला जाता है कि एक मैक्रोस्कोपिक लेवल का ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब देखना क्योंकि 1 कूलोम एक बहुत बड़ा चार्ज है, एग्जाम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 1 कूलोम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 18, चाहे +1 हो चाहे -1 हो। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपको ये कहे कि अगर सर ये 1 कूलोम है वो बहुत ही बड़ा लेवल है, यानी कूलोम जो है ना, कूलोम वो बहुत बड़ी यूनिट है मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल कौन सा होता है। देखो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो ध्यान से देखना, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जो चार्ज है वो कूलोम में नहीं होता, वो किस में होता है, देखो मिली कूलोम, माइक्रो कूलोम, नैनो कूलोम या फिर पिको कूलोम। तो ये क्या है, आज से याद कर लो, ये है चार्ज की अदर यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें कहां पड़ती है, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे लेवल पे। कौन कौन सी, मिली कूलोम, इस म्यू का मतलब क्या होता है, इसे म्यू बोलते हैं म्यू, और म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो ये है मिली कूलोम, ये है माइक्रो कूलोम, ये है नैनो कूलोम, और ये है पिको कूलोम। और 1 मिली कूलोम का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 कूलोम, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलोम, नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9। देखो नैनो, n से 9 है ना, और पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 कूलोम। याद कर सकते हो, पिको करवाते हैं ना, पिको शर्ट के, है ना, या फिर कोई सूट वगैरह उसके पिको करवाते हैं,
तो 12 रुपए लगते हैं, 12 रुपए, उससे याद हो जाएगा। तो देखो पिको का मतलब 12, ठीक है। तो मिली कुलम 10⁻³ माइक्रो कुलम 10⁻⁻6 नैनो कुलम 10⁻⁻9 पिको 10⁻⁻12। समझ में आई? तो ये क्या है? ये है अदर यूनिट। इन अदर यूनिट की रिक्वायरमेंट कहां होती है भाई? ऐसा यूनिट तो कुलम है, लेकिन कुलम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे लेवल पे, छोटे अमाउंट पे चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो छोटे लेवल पे हम चार्ज को मिली, माइक्रो, नैनो और पिको के अंदर क्या करते हैं? डील करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन में मैंने आपको 3 चीजें बता दी कि 1 कूलम चार्ज लाने के लिए और 6 × 10⁻⁻18 कूलम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े अमाउंट का चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टेट में कूलम के अंदर जितने भी चार्ज होते हैं उन्हें हम बड़ा अमाउंट बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब छोटे लेवल का चार्ज, तो मिली में है, माइक्रो में है, नैनो में है, पिको में है, तो वो छोटे लेवल का एक क्या है? चार्ज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट, आगे ध्यान से देखना। भी देखो, सुनो, देखो जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन इज ओनली वैलिड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसे इग्नोर कर देंगे भी। क्या कि क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स्ड अमाउंट वाली बात। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कम ज्यादा होगा, चार्ज जो प्रेजेंट होगा, चार्ज जो आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम क्वांटाइजेशन को वैलिड मानते हैं। यानी जो क्वांटाइजेशन वाला जो फंडा है ना, वो केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही काम करता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम नहीं करता। समझा दूं कैसे? ध्यान सुनो। देखो देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा चार्ज, यानी इस फॉर्म का, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा चार्ज, यानी 1 कूलम की फॉर्म का। अब 1 कूलम से, और ये कितना छोटा है कितना बड़ा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ध्यान से देखना, ढंग से समझना। देखो समझना, देखो ऐसे, जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक, और इसके अंदर ये 6 और चीनी के पीसेज, चीनी के दाने हैं, और एक ये दूसरी बाल्टी है, ये लो, ये देखो पूरी की पूरी और चीनी से देखो पूरी की पूरी चीनी से भरी हुई है। ये देखें, ठीक। अगर मैं इसकी कहूं तो इसमें कितने दाने हैं? 6 दाने हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी कहूं तो आप कहोगे इसमें तो बहुत सारे हैं सर, काउंटेबल भी नहीं है, ये काउंट ही नहीं कर पाएंगे हम, बहुत ज्यादा दाने। यूं लग रहा है कि इसमें दाने 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 दाने, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म है, बहुत सारे दाने दाने ही दाने अभी, लेकिन इसमें कितने हैं? 6। तो ये माइक्रो है, ये क्या है? मैक्रो। अब आप बताना, अगर मैं यहां से एक दाना बाहर निकाल दूं, एक दाना क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं, तो आप मेरे को बता सकते हो कि इस बाल्टी के अंदर कितने दाने बचे? आप बोलोगे 5। कितने इससे बाहर गए? तो एक इससे क्या गया? बाहर गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना एक बाहर गया, कितना बाहर गया, ये आपने कैसे निकाला? तो आप कहोगे पहले तो थे सर 6, हमने काउंट कर ली, बाद में बचे हैं 5, और 6 - 5 किया तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया भाई? 1। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो चार्ज है ना, चार्ज यानी दाना जो है ना, चीनी का दाना, वो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। याद है क्या? क्वांटाइजेशन का मतलब इंक्रीज होगा तो ई की फॉर्म में, डिक्रीज होगा तो ई की फॉर्म में। तो कितना डिक्रीज हुआ? तो 1 डिक्रीज हुआ। अब देखो यहां, ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत ज्यादा दाने दाने। अब मैं कहूं इसके अंदर से एक दाना बाहर निकाल दो, तो बताओ कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई, कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई? आप कहोगे को सर इतने दाने थे, इतने दाने थे, उसमें से एक चला गया तो क्या ही फर्क पड़ा? कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक तरीके से ये क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज है। एक तरीके से क्या है? ये कंटिन्यूअस चार्ज है। भाई आप ये मान सकते हो, आपके घर पे 500 लीटर की एक टंकी पड़ी है पानी की, ठीक है, उसमें से एक बाल्टी आपने बाहर निकाल दी, तो उस टंकी के अंदर देखना जो पानी का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। पानी का लेवल क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये आपको पता चल जाएगा टंकी के अंदर से पानी जो है वो डिक्रीज हुआ है, और कितना डिक्रीज हुआ है? इस बाल्टी के बराबर, ठीक। वहीं अगर मैं आपसे कहूं एक बहुत बड़ा समुद्र है,
अरब सागर है, उसके अंदर से एक बाल्टी की पानी की बाल्टी आप भर लाए, और मैंने कहा कि बताओ इस समुद्र के ऊपर और पानी का लेवल कम हुआ है ज्यादा हुआ है, आप बोलोगे सर तो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत ज्यादा पानी है, तो यहां पे एक बाल्टी पानी की बाहर निकालने से क्या ही फर्क पड़ेगा? तो मैं कहूंगा कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे नेग्लिजिबल, चेंज आया ही नहीं, डिक्रीज हुआ ही नहीं। बात समझ में आई? ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, मगर क्यों? क्योंकि सर ये तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब हर जगह पानी ही पानी है, हर जगह क्या है? पानी ही पानी है, कहीं भी पानी टूटा हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। तो ध्यान से सुना, देखो सबकी नजर यहां रहनी चाहिए, देखो ध्यान से सुना भी। देखो जब चार्ज थोड़ी सी अमाउंट में होता है, छोटी अमाउंट में होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो जो चार्ज है ना, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज है। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 काउंटेबल है, थोड़ा चार्ज है। लेकिन यही चार्ज जब क्या बन जाए, जब यही चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, जैसे देखो मैंने एक डॉट डॉट लाइन खींची है, तो मैं कहूंगा एक लाइन है, आप उसे पागल बना रहे हो, कहां है ये लाइन, कैसी लाइन है? तो मैंने कहा देखो लाइन तो है ये, आप वो लाइन कहां है? ये तो पॉइंट है, यहां पॉइंट है या नहीं है, यहां पॉइंट है या नहीं है, यहां पॉइंट है या नहीं है, तो ये लाइन नहीं है सर, ये तो 4 पॉइंट है। 4 क्या है? पॉइंट है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर अच्छा ये तो 4 पॉइंट थे तो तूने तुरंत की तुरंत काउंट कर लिए, लेकिन अब काउंट कर, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये देखो दिख रहा है? अब ना पॉइंट, बहुत सारे करोड़ों पॉइंट बना दूं, उन्हें एकदम पास पास मिला दूं, तो दूर से देखोगे ना, दूर से देखोगे तो ये पॉइंट नजर नहीं आएंगे, ये आपको एक लाइन नजर आएगी, कंटिन्यूअस लाइन नजर आएगी। तो बात समझ में आई? जब थोड़े से चार्ज थे तो आपने काउंट कर लिया, आपने बोला कि ये तो 4 पॉइंट है, और जब जब बहुत सारे चार्ज आ गए, पास पास में आ गए, तो आपने कहा ये पॉइंट नहीं है सर, ये तो एक कंटिन्यूअस क्या है, एक लाइन है। बात समझ में आई? तो जब चार्ज थोड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, तो उस केस में चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज या फिर थोड़ा चार्ज, सॉरी माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज, ठीक है। लेकिन जब जब चार्ज जो है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो इतना पास पास में आ जाता है, इतना पास पास में आ जाता है, तो जुड़ा हुआ लगता है। जुड़े हुए लगने का मतलब अब जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? कंटिन्यूअस चार्ज। तो ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वांटाइजेशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है, केवल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन इसे इग्नोर कर देते हैं, क्यों? तो आप क्या बोलोगे? देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो चार्ज है ना, उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है इसलिए अपन उसे काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब यहां पे जब भी चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना, तो वो एक फिक्स अमाउंट में होगा, और वो अमाउंट आप कैलकुलेट कर पाओगे। इसलिए यहां पे जो चार्ज है ना, चार्ज वो किस नेचर का है? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, सब आपने गिन लिए, पार्टिकल है अलग अलग। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात आती है, तो उस केस में ये पार्टिकल नेचर जो है ना, अलग अलग पार्टिकल, ये कैसे बन जाते हैं? कंटिन्यूअस। यानी पार्टिकल नेचर जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो चार्ज है वो किस फॉर्म में नजर आता है? वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नजर आता है। उस केस में अगर आप चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे ई की फॉर्म में, तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये वो वाली बात है कि कितना बड़ा समुद्र है, उसके अंदर से पानी की बाल्टी बाहर निकलोगे पता ही नहीं चलेगी। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा चार्ज था। देखो ध्यान से देखना, मैं बना देता हूं। देखो ये तो है माइक्रो, 4 पॉइंट, एक पॉइंट बाहर गया, इंक्रीज या डिक्रीज होने का आपको पता चला। लेकिन आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे चल रहे हैं अभी, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से ये एक पार्टिकल गायब कर दिया, ये लो गायब कर दिया। अब मैं कहूंगा बताओ कितने गायब हो गए? आप बोलोगे सर पता ही नहीं चला। मैं कहूं क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा पॉइंट्स थे, इतने पास पास में थे, करोड़ों पता नहीं कितने कितने थे, उसमें से एक चला गया, क्या ही पता चला। बात समझ में आई? तो बताओ क्वांटाइजेशन केवल वैलिड है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्यों? तो आप बोलोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे ई की फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि इस लेवल पे तो चार्ज है वो किस फॉर्म में होता है? वो पार्टिकल की फॉर्म में होता है। लेकिन जब बात मैक्रोस्कोपिक लेवल की आती है, तो उस केस में चार्ज की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है कि वो चार्ज हमें कंटिन्यूअस नेचर का नजर आता है। दैट इज, इस केस में चार्ज को ई की फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता, हमें फील ही नहीं होगी वो चीज।
बात समझ में आ गई? तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं, देखो अपन अगला जो टॉपिक अपना मास और चार्ज, ध्यान से देखना भी। देखो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक तो है मास, वो मैटर, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस मैटर से मिलके बना हुआ है वो उसका मास है ना, और एक होता है चार्ज। एक तो मास होता है, क्या होता है भाई? चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल या मेन प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मास ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। मास ऑलवेज कैसा होगा भाई? पॉजिटिव। वहीं पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा और चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अच्छा, अगला देखना ध्यान से। मास जो है ना, मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो उसकी स्पीड जो है ना, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मास की स्पीड पे जो डिपेंडेंस होती है वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है ना, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस v अपॉन सी का होल स्क्वायर। जहां m है, m जो है ना, m वो है रेस्ट या स्पीड वाला मास, तो यह है स्पीड वाला मास, तो यह है स्पीड वाला मास। m नॉट क्या है? यह है रेस्ट मास। इन रेस्ट में कितना था? v क्या है? v है स्पीड, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो v क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, m नॉट क्या है? ऑब्जेक्ट का रेस्ट कंडीशन में मास, m क्या है? ऑब्जेक्ट का मोशन में मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, वहीं चार्ज जो है ना, चार्ज वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है आपकी? क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा प्लस होता है, उसके ऊपर स्पीड का फर्क पड़ता है, स्पीड का इफेक्ट पड़ जाता है। वहीं अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज प्लस और माइनस दोनों में होता है और इसके ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, अगला, अगर टोटल मास निकालना हो तो हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, जितना भी मास है उस सबका क्या करते हैं? एल्जेब्रिक सम। वैसे ही चार्ज में भी होता है, तो ये सिमिलरिटी होगी। चार्ज भी निकालना है तो एल्जेब्रिक सम से निकलता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, तो दोनों से ही टोटल मास या टोटल चार्ज निकालना होगा तो स्केलर सम करते हैं, वेक्टर सम नहीं करते हैं। तो ये मैंने बात की किस की? मास की और चार्ज की। ठीक है, अगर वैसे आपसे ये पूछे कि भाई मास जो है ना, मास अगर मास की अगर अपन बात करें तो मास की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होगा और चार्ज की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होगा? तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वहीं मास की वजह से वेट आएगा। चलो नेक्स्ट, ध्यान से देखें और समझें, ध्यान से देखना भी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना। कौन सा? ये देखें, बोर्ड एग्जाम में के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये देखें भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जब भी चार्ज आएगा क्वांटाइजेशन बोलता है प्लस माइनस एनी की फॉर्म में आएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा वो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी 1e 2e 3e इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी n जो है वो इंटीजर नंबर है और e की वैल्यू 1.6 और वो है। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन है। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर n1 तो इलेक्ट्रॉन है और n2 जो है वो प्रोटॉन है। ध्यान से देखना अभी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर n1 इलेक्ट्रॉन है, n2 प्रोटॉन है, और आपसे पूछे कि सबसे पहले इसका टोटल चार्ज निकालो, फिर प्रूफ करो। यह चीज आपको प्रूफ करनी है क्या? कि जो ऑब्जेक्ट है ना ये क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज निकल के आएगा ना वो हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। पहले नेगेटिव निकाल लो, तो Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। तो Q इज इक्वल टू माइनस एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है? N1, और आगे आ गया E। अब निकालो पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, एन की जगह लगा दो N2 और आगे E। तो ये तो है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। हमें पूछा था टोटल चार्ज, दोनों को क्या कर दो? ऐड। तो टोटल चार्ज Q नेट वो आ जाएगा
N2E प्लस माइनस N1E, तो क्यू नेट की वैल्यू जो है वो आ गई N2E माइनस N1E। ठीक है, इसी फॉर्मूले को और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू नेट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और E ले लिया कॉमन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे रखे हो और टोटल चार्ज पूछे तो Q इज इक्वल टू होता है N2 माइनस N1E। ठीक है, अच्छा अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये टोटल चार्ज निकल के आया है ये क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है आगे तो होना चाहिए एक इंटीजर नंबर और वो मल्टीप्लाई होना चाहिए ई से। ये तो होता है क्वांटाइजेशन का मतलब, क्या? ई का इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, तो देखो ये टोटल चार्ज है, क्या ये ई का इंटीजर मल्टीपल है? तो ध्यान से देखो, ये टोटल चार्ज ये आ गया ई, और ये जो N2 माइनस N1 है ना, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है। कैसे? आप बताओ, क्या N1 इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या N2 भी इंटीजर है? बिल्कुल है। तो N2 माइनस N1 भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। भाई दो इंटीजर को, जैसे मान लो 3 और 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आया, ये इंटीजर है। 8 माइनस 5, 8 इंटीजर 5 इंटीजर, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। कोई भी दो इंटीजर नंबर का डिफरेंस इंटीजर होता है, इसलिए ये जो नेट चार्ज निकल के आया है ना, ये भी क्या है? ये तो है इंटीजर और ये है ई, तो ई का इंटीजर मल्टीपल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है ना, ये किसको फॉलो कर रहा है? इंटीजर, है ना? ये किसको फॉलो कर रहा है? क्वांटाइजेशन को। क्वांटाइजेशन का मतलब यहां जो टोटल चार्ज निकल के आया है वो हमेशा ई का क्या है? इंटीजर मल्टीपल। क्यों? उसके पीछे का रीजन है N1 इंटीजर, N2 इंटीजर, सो N2 माइनस N1 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो आई होप आपकी ये बात भी क्या आ गई? समझ में आ गई। ठीक है, अब हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं किससे रिलेटेड? क्वांटाइजेशन से रिलेटेड। चलो देख, तो देखें ये है अपने 4 न्यूमेरिकल्स जो क्वांटाइजेशन या उससे रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से देख। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या लिखा है? इफ 10 to the power minus 18 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर देन कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन देम। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 10 to the power minus 18। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि n जो है वो तो है 10 to the power minus 18। अब पूछा है कि उनके ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो एक प्लस होगा दूसरे माइनस होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो अपन सीधा एक फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो Q इज इक्वल टू NE, तो Q इज इक्वल टू N की जगह 10 to the power minus 18 और E की जगह 1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहां से जो Q की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये -19 और ये -18, तो ये हो गया 10 to the power -37। ठीक है, कूलोम। अब देखो आपको ये लिखना है क्या कि एक ऑब्जेक्ट पे तो आएगा प्लस का 1.6 10 to the power -37 है ना कूलोम, और दूसरे पे माइनस, क्योंकि Q इक्वल टू प्लस माइनस नहीं होता है। तो ये आ गया चार्ज, क्योंकि अगले ने पूछा नहीं था कि भाई किसके ऊपर बताना है, तो अपने डायरेक्ट Q इक्वल टू N लगा दिया, कोई प्लस माइनस साइन काम नहीं लिया, पर आप चाहो तो थ्योरेटिकली उसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो चार्ज प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी इज 6 पॉइंट। देखो चार्ज क्यू दे रखी है, Q इज इक्वल टू 6.4 और माइक्रो कूलोम। देन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी n निकालना है। अब की बार n निकालना है, Q दे रखा है, तो पहले एक काम करते हैं, इसे चेंज करते हैं। देखो अभी 2 मिनट पहले बताया था माइक्रो का मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल है, तो इसका मतलब होता है 10 to the power -6 और आगे आ गया कूलोम। देखो इस चैप्टर में माइक्रो और पिको, नैनो और मिली ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके अंदर ज्यादातर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज जो है वो काम में लेते हैं। तो आप इन्हें याद कर ले, मिली है -3, माइक्रो है -6, पिको है -12, नैनो है -9। ठीक है ये। अच्छा आप बताओ, क्योंकि देखो अपने को ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह 6.4 into 10 to the power -6, N की जगह N और इसकी जगह 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, N जो है वो कितना आ जाएगा 6.4 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power -19। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला गया, फिर 64 को 16 डिवाइड किया 4, ये -19 ऊपर गया +19 -6, तो ये रह गया 10 to the power 13। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखो आगे कोई यूनिट नहीं आएगी,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो कोई यूनिट नहीं आएगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब देखो, इस बॉडी गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, क्या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं भाई? आप बताएं, क्या बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है? तो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रही है। ध्यान से देखें, चार्ज कैसा है? चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, प्लस 6.4 है। तो बॉडी चार्ज को गेन नहीं कर रही, बॉडी के ऊपर चार्ज प्लस आता है, इसका मतलब बॉडी चार्ज जो है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है। तो यहां पे क्या बॉडी ने चार्ज को गेन किया है? गेन नहीं किया है, या बॉडी ने चार्ज को डोनेट किया है। तो आप कहोगे क्या बॉडी चार्ज गेन कर रही है? बॉडी जो है वो चार्ज को इलेक्ट्रॉन को बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है क्या? इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रही है। बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसे क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। नेक्स्ट, इफ बॉडी कंसिस्ट है ना 70 लिखा है भाई, 70 इलेक्ट्रॉन्स एंड 65 प्रोटॉन्स एंड फाइंड द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखोगे। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों दे दें। तो अभी 2 मिनट पहले बताया था कि Q इज इक्वल टू लगाना है आपको N2 माइनस N1 और E, जहां N2 तो प्रोटॉन है और N1 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। लास्ट क्वेश्चन, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A टू B। देखो, दो बॉडी है, ये बॉडी A है, ये वाली बॉडी B है। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं? 10 to the power 9। तो आप बताएं, A से गए हैं B के ऊपर, E पे प्लस आएगा, B पे माइनस आएगा। तो कितना कितना आ जाएगा? A पे प्लस निकालना है, Q इज इक्वल टू NE। तो Q इज इक्वल टू N की जगह 10 to the power 9 और आगे आ गया, ये तो आया A पे, ये तो आ गया A पे। B पे QB, ये लगेगा माइनस NE, तो माइनस N की जगह 9 और E, ये आ गया माइनस NE। भाई इधर की तरफ लगा दिया Q इज इक्वल टू NE, इधर की तरफ लगा दिया Q इज इक्वल टू माइनस NE। A से गए हैं तो A पे प्लस आएगा, B पे कैसा आएगा? माइनस। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि आफ्टर देन A इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर बॉडी C। तो इसे A को और किसके कॉन्टेक्ट में लेके गए हैं? C के। A को C के कॉन्टेक्ट में लेके गए हैं। C के ऊपर कितना चार्ज है? 10 to the power माइनस 8 E चार्ज है। अब कई बच्चे मेरे को ये कहेंगे सर E की वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को देखो आगे पता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सोल्व करना है, तो मैं आगे कैलकुलेशन कर लूंगा। तो ये 10 to the power माइनस 8E, A पे कितना है? A पे अभी निकाला है 10 to the power माइनस 10 to the power प्लस 9 और E, ये चार्ज है A पे, ये है C पे, दोनों को और किस में लेके आए हैं? कॉन्टेक्ट में। जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन याद है कैसे निकालते हैं कंडक्शन के टोटल चार्ज? अगर दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आ रही है तो कंडक्शन क्या बोलता है? दोनों का टोटल चार्ज निकाल लो और कितने से डिवाइड कर दो? जितनी बॉडी है तो 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो बताओ अब कंडक्शन के बाद में कितना चार्ज आ जाएगा? तो दोनों के चार्ज को पहले ऐड कर लो, ऐड कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज था तो यहां माइनस का साइन लगा दिया, और डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड कर दिया, बताओ कितना आ जाएगा ये? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो देखो, एक तो 10 to the power 8 दोनों में है, एक E कॉमन है। 8 चला गया तो एक पावर रह गई, E तो बाहर चला गया, प्लस माइनस माइनस 8 बाहर चला गया और यहां रह जाएगा। देखो ध्यान से देखना भी, थोड़ा सा समझे इसे, देखो ध्यान से देखना। देखो अगर मैं इस कैलकुलेशन को इस तरीके से करूं, देखना ये जो है ये प्लस 8 है, सॉरी भी ये प्लस 8 है। अच्छा मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऐसे करता हूं, देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, प्लस माइनस माइनस ए और डिवाइड बाय 2, ये प्लस था, ठीक है। अच्छा अब देखो 10 to the power 8 E कॉमन आ गया, यहां रहा 10, यहां रहा 1 और नीचे रहा 2, तो यह 9/2 का मतलब 4.5 इंटू 10 to the power 8 इंटू और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। E की वैल्यू भी पुट कर दी, यही क्या है इसके आंसर। चाहो तो आप E की फॉर्म में भी रख सकते हो, तो E की फॉर्म में रखोगे तो कितना, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान से देखो, A और B और C पे फाइनल चार्ज कितना है। तो देखो जब A और B की बात थी तो A पे इतना था, B पे इतना था, क्योंकि A C के कांटेक्ट में आ गया तो अब A पे और C पे बराबर बराबर चार्ज आ गया, इतना इतना। तो आप बताओ A पे कितना है, B पे कितना है, C पे कितना है। तो आप बोलोगे A है ना, A पे तो है 4.5 इंटू 10 to the power 8E और C पे भी इतना ही है, क्योंकि इन दोनों में कंडक्शन हुआ है, ठीक है।
अगर हम बात करें बी की, तो बी किसी कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो बी पे इतना ही है, -10⁹ और ई, ये ए पे, ये बी पे, और ये किस पे, सी पे। सही है। तो आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये क्वांटाइजेशन रिलेशन मैंने आपको कोई है ना चार जो न्यूमेरिकल है वो करवाए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है Q = NE। प्लस में निकालना है प्लस NE, माइनस में निकालना है माइनस NE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है चेंज इन मास। तो देखिए क्या है चेंज इन मास का मतलब। देखो जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस करने की और अपन ने तीन मेथड देखे थे, तीन मेथड, जिसमें फर्स्ट था फ्रिक्शन, सेकंड था अपना कंडक्शन, और थर्ड था अपना इंडक्शन। इन तीनों ही मेथड के अंदर, और मैंने एक बात बताई थी, एक चीज कॉमन है क्या, कि चार्ज को प्रोड्यूस करने का जो मेन रीजन है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, क्वांटाइजेशन के अंदर अपन ने ये चीज देखी कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दोनों के ऊपर अगर चार्ज आएगा तो ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे मान लो ए से बी की तरफ होगा, तो ए और बी में जो चार्ज आएगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, ई का। यही तो था क्वांटाइजेशन। दैट मींस Q = और प्लस माइनस NE। क्योंकि यहां पेयर की बात चल रही है, इसलिए मैं प्लस माइनस NE लिख रहा हूं। पेयर की बात चल रही है इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस माइनस NE। कि इसके ऊपर तो कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम Q = क्या लिखते हैं, NE लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, Q = NE लिखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, और प्लस माइनस अपन इसलिए लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, एक चीज और फिक्स है कि यहां से जो मिनिमम क्वांटिटी यहां के ऊपर जा सकती है, यहां पे जा सकती है, तो वो E है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का क्या है भाई, चार्ज है। अब एक बार बताओ, जब A से निकल के इलेक्ट्रॉन B पे जाएंगे तो A का जो मास है वो तो क्या हो जाएगा, A का मास जो है वो तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वहीं B का जो मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप बोलोगे दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। A का मास जो है वो तो डिक्रीज हुआ है और B का मास जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसलिए आप कह सकते हो दोनों के मास में क्या है, चेंज आया है। अच्छा, और एक बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां गया है, इसका मतलब इसका मास तो इंक्रीज हुआ है, इसका मास डिक्रीज हुआ है, लेकिन जितना इसका इंक्रीज हुआ है उतना इसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक, चलो इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, ध्यान से देखना आप। देखो, जैसे सपोज करो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, जिसमें इसका जो मास है वो है 100 kg और इसका जो मास है वो है 500 kg। ठीक, यहां से एक टुकड़ा मैंने काटा, ये जो टुकड़ा है ये कितने केजी का है, ये 5 kg का है, और इसे यहां से काट के यहां ले गया और यहां ले जाके इसमें जोड़ दिया। तो आप मेरे को बताओ, जो टुकड़ा है वो कितना मास लेके जा रहा है, 5 kg। कितना केजी, 5 kg मास ही लेके जा रहा है। तो इसके मास में कितने का डिक्रीजमेंट आएगा, 5 का, और अब ये हो जाएगा 95 kg। तो यानी इसमें 5 का डिक्रीजमेंट है, और ये 5 kg यहां पहुंच गया तो इसका मास हो गया 505 kg। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से देखो, इसका मास जितना कम हुआ है उतना ही इसका मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी ज्यादा हुआ है। और वो जो मास में चेंज हो रहा है वो कर कौन रहा है, ये टुकड़ा कर रहा है। इस टुकड़े का जो मास है वो कितना है, 5 kg। तो यही है मास में चेंज, यही क्या है, मास में चेंज। चाहे इसका देख लो चाहे उसका देख लो, सेम चीज यहां अप्लाई करनी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इसके ऊपर चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया, ये तो बात सही है, लेकिन इसके मास में भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कितना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर गया है, इसका मतलब यहां से तो इलेक्ट्रॉन के मास की इक्वल मास तो क्या हो गया, कम हो गया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ में आई बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मास कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 और kg। और इसका मास जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है, तो इतना ही डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है,
इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके गए, तो इतने मास की इसमें क्या आ गई, डिक्रीजमेंट आ गया। तो ये लो, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इधर की तरफ डिक्रीजमेंट, इधर की तरफ क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते तो? ये बात मैं आपको पहले ही क्वांटाइजेशन में क्लियर कर चुका हूं कि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मिनिमम जो जा सकता है वो एक जा सकता है। एक या 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, लेकिन पॉइंटों के अंदर क्वांटिटी है ना जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, एक के जस्ट बाद में फिर 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके जाएंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है 9.1 10 to the power -31। 2 कितने ले जाएंगे? तो 2 टाइम्स ऑफ 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। 2 इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके जाएंगे, तो इसका मास इतने से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वही इसका मास जो है वो इतने से ही क्या हो जाएगा, इतने से ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज। 3 जाएंगे तो इसका जो मास है 3 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power -31 और केजी, और इसका जो मास है वो 3 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power -31 और केजी। ठीक है, अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन जाए, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन जाए, n इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, तो बताओ कितना मास इसका इंक्रीज हो जाएगा? तो देखो 3 गए तो 3 इंटू, और n जाएंगे तो n इंटू 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg से इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, और इतने से ही इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। तो चाहे इसके मास में चेंज देखो, चाहे इसके मास में चेंज देखो, मास में चेंज तो दोनों में क्या है, सेम है, बस उसमें इंक्रीज है, इसमें क्या है, इसमें डिक्रीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से और मास में जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। बताओ क्या बनाएंगे? देखो, चेंज इन मास, चेंज इन मास, मैं इसे डेल एम से लिख रहा हूं, डेल का मतलब चेंज और ये मास, डेल एम से लिख रहा हूं, वो क्या आएगा, n और इनटू ये जो है ना, ये इसे लिख रहा हूं मैं एम ई से, तो क्या बना, डेल एम इज इक्वल टू एन एम ई। जो एम ई है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चाहे आप कैसे भी चार्ज प्रोड्यूस करो, कोई भी तरीका अप्लाई करो इन तीनों में से, जब ये तीनों अप्लाई करोगे आप तो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ऑब्जेक्ट के मास में चेंजमेंट होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और जो चेंजमेंट है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एम इज इक्वल टू एन एम ई। ठीक है, अब देखो प्रीवियस जितने भी अपन ने न्यूमेरिकल्स किए हैं जस्ट इससे पहले वाले, उन सब में देखो चार्ज तो पूछ ही सकता है कि भाई कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो क्वांटाइजेशन की हेल्प से आप चार्ज तो निकाल लोगे, लेकिन कई बार मास भी पूछ लेता है, कितने मास में क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे सपोज करो, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ए से बी के ऊपर 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए, तो इन दोनों के मास में कितना कितना चेंज आएगा, तो आप बोलोगे चेंज इन मास डेल एम इज इक्वल टू होता है एन और इनटू एम ई। ये वाला अगर फॉर्मूला अपन अप्लाई कर दें तो एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 to the power 19, एम ई का मतलब 9.1 इंटू 10 to the power -31 और केजी। ये 9.1 आ गया, और यहां 31 90 -31, तो ये आ जाएंगे 10 to the power -12, कितने आ जाएंगे भाई, 10 to the power -12, और आगे आ जाएगा केजी। तो ये जो है ये क्या है, चेंज इन मास, ये क्या है भाई, चेंज इन मास। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से, और आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, चेंज इन मास। ठीक है, एक अनदर अपन एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखें भाई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। देखो देखना ध्यान से देखें भाई, अगर आपको ये कहे कि एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ए से बी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इनके मास में जो चेंज है वो आया है 9.1 और नैनो और ग्राम, 9.1 नैनोग्राम। ध्यान से देखना भाई, 9.1 नैनोग्राम, ये इनके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इन दोनों के मास में क्या आया है, चेंज आया है।
आपसे पूछ रहा है तो ये बताओ कि ए से बी के ऊपर जो ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर कितना है, कितने ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए। तो देखो अब की बार क्या कर रहा है, आपको डेलम दे रखा है। तो देखो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ध्यान से देखना, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं एसआई सिस्टम के अंदर। देखो नैनो का मतलब मैंने आपको बताया था, नैनो जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, थोड़ी देर पहले ही बात करके आए हैं, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक, फिर आया ग्राम। ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, ग्राम जो है वो सीरियस यूनिट है, तो ऐसा ही कन्वर्ट करने के लिए इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करो। 1 ग्राम के अंदर और 1000 और किलोग्राम होते हैं, तो ये लो, ये तो आ गया डेल एम। ठीक है, हमें पूछा है एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल एम इज इक्वल टू एन एम ई। क्योंकि एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम ई। डेल एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻, ये -3 9 में -12 कर रहा हूं भाई, ठीक है, और एम ई की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट, ये पावर चली गई ऊपर। तो बताओ यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 31 माइनस के ऊपर जाके प्लस 31, 31 माइनस 12, तो ये रह जाएगा 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन आप अगर ट्रांसफर करोगे तो इतना मास क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर इनके मास में जो चेंज है, सपोज करो डेल एम जो है वो 9.1 मिलीग्राम इतना चेंज होता, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि इस केस में नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते। ठीक है, यही तरीका लगाना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको फाइंड आउट करने। ठीक है, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अगर आपकी ये क्लास समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाइक का जो थंब है वो लिखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।